स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने लिमिट सीरीज का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम जानेंगे लिमिट का मीनिंग क्या होता है एंड सेकंड थिंग हम जानेंगे कि हम इस लिमिट को पढ़ते क्यों हैं। यानी कि एक बेसिक लेक्चर होने वाला है लिमिट के ऊपर। तो चलिए बच्चे हम अपने आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी को समझ लेते हैं। हम जनरली इन्फिनिटी इन्फिनिटी कहते रहते हैं, तो इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या उसको समझते हैं। देखो, अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1। अगर मैं 1 को 1/2 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 2। अगर मैं 1 को 1/5 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 5। अगर मैं 1 को 1/10 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 10। अगर मैं 1 को 1/100 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 100। अगर मैं 1 को 1/10,000 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 10,000। यहां पे समझने वाली बात है कि 10,000 को हम 10 की पावर जो है वो क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीजों को समझते हुए। लाल के लिए अब मैं क्या करता हूं, मैंने अब 1 को डिवाइड करा 1 अपॉन में 10 की पावर 10 से, तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास 10 की पावर 10। अब मैं डिवाइड करता हूं 10 की पावर 100 से, तो रिजल्ट क्या आया 10 की पावर 100। अब मैं डिवाइड करता हूं 1 को 10 की पावर 10,000 से, तो ये रिजल्ट आया 10 की पावर 10,000। और अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 अपॉन 1 की पावर 1 अपॉन 1/10 की पावर 1 लाख, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 10 की पावर जो हो जाएगी ना वो 1 लाख हो जाएगी। अब ध्यान से देखने वाली बात यहां पर यह है कि मैं अगर बात करूं 10 की पावर 1 लाख, 10 की पावर 1 लाख का मतलब 1 0 0 0, और ये जीरो जो कंटिन्यू रहेगी वो 1 लाख तक रहेगी। ठीक, बात करते हैं हम अगर, तो 1/10 की वैल्यू क्या आई, 1/10 का मतलब हो गया 0.1, 1/100 का मतलब हो गया 0.01, 1/1000 का मतलब 10,000 का मतलब हो गया 0.0001। अगर मैं बात कर रहा हूं 1 अपॉन में 10 की पावर 1 लाख की, तो इसका मतलब हो गया 0.00000। ये कंटिन्यू रहेगी, कहां तक रहेगी 1 लाख तक, और लास्ट में क्या आएगा मेरे पास यहां पर जो इंपॉर्टेंटली 1 मिलेगा। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अब आप इसको ध्यान से देखो। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ये वाली जो फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखो। ठीक है, ये वाली फिगर जो है ये बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी, जितना पॉसिबल है। सबसे छोटी फिगर 0 होती है, तो वो 0 के बिल्कुल पास कह सकते हो कि ये फिगर है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है यहां पर, मैं यहां पे कंक्लूजन लिख देता हूं। कंक्लूजन ये निकला हमारे पास, कंक्लूजन ये निकला कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे पास दो फिगर है, तो डिनोमिनेटर जो है अगर वो लगभग लगभग 0 को अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर जो आएगा ना वो आएगा आपका जैसे एक बहुत बड़ा नंबर। अब इस बहुत बड़े नंबर को हम किस तरीके से प्रेजेंट करें, तो हम इसको एक सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, और उस सिंबल का नाम होता है इंफिनिटी। तो बहुत बड़ा नंबर जो है ना वो एक इंफिनिटी के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए जब भी आप सब ग्राफ बनाते होगे ऐसा इस तरीके से, तो आपके पास एक यहां पर आप बनाते होगे पॉजिटिव इंफिनिटी, और इस साइड आप लिखते होगे नेगेटिव इंफिनिटी, कुछ इस तरीके से। यानी कि बहुत बड़ा नंबर है कहीं दूर जाके, यहां पे इसका कहने का मतलब यहां पर ये है। और 10 की पावर 1 लाख भी अगर मैं कहूं तो ये एक बहुत बड़ा नंबर बन चुका है। यानी कि बहुत छोटे नंबर को अगर मैं बात करूं कि बहुत छोटे नंबर को हमने डिवाइड करा 1 से,
तो रिजल्ट जो है ना वो बहुत बड़ा नंबर आया हमारे पास। सिंपल कहने का मतलब ये, और यही इसका हमारे पास क्या है, कंक्लूजन भी है। आगे चलते हैं, समझते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी के सिंबल एंड दिस सिंबल जिसको हम बोलते हैं टेंस टू। इस सिंबल का नाम होता है इक्वालिटी, और इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। इस सिंबल का नाम होता है हमारे पास टेंस टू, इसको हम बोलते हैं अप्रोचिंग टू, या फिर वेरी 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 नियर अबाउट पर्टिकुलर वैल्यू। तो द पॉइंट इज कि हम इक्वालिटी का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, इसका मतलब होता है टेंस टू, जिसका मतलब होता है हम अप्रोच कर रहे हैं किसी वैल्यू को, कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं, जितना पास पॉसिबल हो उतना पास जाके हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूं, मेरे पास ये फंक्शन है क्या, 2x प्लस 10। यहां पे मैं ना x इज इक्वल टू 5 ले लेता हूं, तो ये क्या है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो 2x मैंने यहाँ पे डाला तो f की जगह पे x की जगह 5 आ गया, 2 5 जा 10 प्लस 10, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 20, और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5। और इसी चीज को हम नॉर्मली आंसर भी बोल देते हैं कि हम आपका आंसर क्या आया, तो आपका आंसर ये आया, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू डालने पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है। अब बात करते हैं इस वाले सिंबल के ऊपर। ये वाला जो सिंबल है हमने अभी बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस टू, टेंस टू, यानी कि हमने कहा x टेंस टू 5, इसका मतलब है अप्रोच टू। तो x टेंस टू 5 का मतलब क्या हुआ, हम नियर टू 5 एज फार एज पॉसिबल, जितना भी हो सके हम x के पास जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका सिंपल सेंस ये निकला। क्या मैं हिंदी में लिख सकता हूं, शायद मैं, चलो एक बार हिंदी में लिख देता हूं, जितना पॉसिबल हो हम x के पास जाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक अब सिचुएशन ज्यादा क्लियर है। ठीक है, तो टेंस टू का मतलब क्लियर हो गया, x टेंस टू 5 भी हमारे को क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास जो है ना, ये यहां पे मैंने जो है यहां पे 5 बनाया, लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी तो कोई नहीं, हम इसको सीधा कर लेते हैं। मैंने यहां पे एक नंबर लाइन बनाई, और नंबर लाइन में यहीं कहीं पर मेरे पास जो है ना वो 5 है। तो अब मैं कह रहा हूं मैं 5 के पास जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहां से कोशिश कर रहा हूं कि मैं 5 के पास जाऊं। तो जब मैं यहां से कोशिश कर रहा हूं 5 के पास जाने की, तो मैं ये कह रहा हूं 4.9 ये 5 के पास है। क्या इससे भी ज्यादा 5 के पास जाया जा सकता है, तो बिल्कुल जाया जा सकता है, 4.99। इससे भी ज्यादा 5 के पास जाया जा सकता है, तो 4.9। क्या इससे भी ज्यादा है, हाँ बिल्कुल इससे भी ज्यादा 5 के पास जाया जा सकता है, ये कुछ नए नंबर। क्या इससे भी ज्यादा है, हाँ ये और ज्यादा 5 के पास चला गया, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 के नियर बाय जाया जा सके इस तरफ से। ठीक है, अब 5 के नियर बाय x टेंस टू 5 का मतलब है कि हम 5 के नियर बाय जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम इस तरफ से कोशिश कर रहे थे, अब हम इस तरफ से कोशिश करेंगे। तो इस तरफ से 5 का सबसे नियर बाय निकालने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा,
5.01, क्या ये 5 के सबसे नियर है या इसके और भी नियर हो सकता है? तो 5.00001 ये और ज्यादा नियर हो गया, या फिर 5.000000001, या फिर 5.000000001, या फिर 5.00। यहां से हमने 5 के और ज्यादा पास जाने की कोशिश करी। इन दोनों का ही मतलब जो होता है कि इन दोनों का ही जो सेंस निकलती है, जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, इन्हीं का मतलब होता है x टेंड्स टू 5, यानी कि 5 के जितना पॉसिबल हो उतना पास जाया जा सके, और इसी को बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5, यानी कि हम 5 के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हम 5 के पास जो है ना दो तरीके से जा रहे हैं, एक 5 के उल्टे हाथ से और दूसरा 5 के सीधे हाथ से। जब 5 के उल्टे हाथ से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं, इसको हम 5 को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड। और इसको जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड से। और अगर मैं 5 को इस तरीके से अप्रोच करता हूं तो यहां पे हमने राइट हैंड से अप्रोच करा, राइट हैंड से अप्रोच करा तो इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, यानी कि हमने लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करा और 5 प्लस का मतलब 5 की पॉजिटिव साइड से अपने उसको अप्रोच करने की कोशिश करी। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहां पर हम जब हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं तो लिखते हैं 5 माइनस, राइट हैंड से अप्रोच करते हैं तो 5 प्लस लिखते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन था वो था fx इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ठीक, अब मैं इस फंक्शन को x टेंड्स टू 5 पर अप्रोच करने की कोशिश करता हूं। 5 पे अप्रोच करने का मतलब हुआ, अभी अभी हम समझा के आए हैं कि हम इसको लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच करेंगे और इसको हम करेंगे राइट हैंड से भी अप्रोच, यानी कि 5 की नियर बाय वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से भी और 5 की नियर बाय वैल्यू राइट हैंड साइड से भी। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम करेंगे तो मैं इसको बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, इस पे हमने लिया फंक्शन, और फंक्शन जो आया लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस पे आया 2x प्लस 10, और हमने 5 माइनस की जितनी पॉसिबल नियर बाय वैल्यू निकालनी थी उल्टे हाथ से वो थी 2, 4.999999, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 10, और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19.92345678910910। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे राइट हैंड से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, अरे पेन को ब्लू ही रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन 5 के पॉजिटिव साइड जो फंक्शन है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 2x प्लस 10, यानी कि 2 5.0000 5 6 7 8 9 10 प्लस 10, then the result is ultimately 20.000000000001। ठीक, अब इन वैल्यूज को जो हम बोलते हैं इनको बोला जाता है, इन वैल्यूज को बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू। इनको क्या वो बोला जाता है, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। फंक्शन में हम जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बहुत ज्यादा नियर बाय वैल्यू रखेंगे तो उस टाइम पर जो वैल्यू आएगी ये उसका आंसर है, इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। और कंक्लूजन के वे में हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन, जब हम x के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, टेंड्स टू 5 यानी कि x का जितने पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू भी है ना उतना ही 20 बनने की कोशिश कर रही है। यहां पे ये सीन समझने की जरूरत है कि मैंने टेंड्स टू का सिंबल लगाया है दोनों जगह, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया। इक्वल टू का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, टेंस का मतलब बनने की कोशिश कर रही है, उसके नियर बाय जा रही है, दिस इज मेन डिफरेंस। आगे चलते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हमारे पास अब
हमारे पास था फंक्शन जिसकी वैल्यू थी 2x प्लस 10। इसकी वैल्यू मैंने 5 पे निकाली, तो एक बार x इज इक्वल टू 5 पे निकाली, और एक बार मैंने निकाली कि x जब 5 के पास हो, नॉट एग्जैक्टली 5। जब मैंने x की वैल्यू 5 पे निकाली तब मेरे पास जो फंक्शन था वो था 2x प्लस 10। जैसे ही मैंने 5 डाला तो यहां पर आ गया मेरे पास 20, यानी कि x जो है मेरे पास 5 एग्जैक्ट वैल्यू थी। एग्जैक्ट वैल्यू पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है 20। यही मेरे पास क्या कहलाती है, फंक्शन की वैल्यू कहलाती है। अब मैं x के पास जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे बताया था कि हम x के पास दो तरीके से जा सकते हैं। एक जा सकते हैं लेफ्ट हैंड से, ठीक है, दूसरा हम जा सकते हैं राइट हैंड से। तो जब हम लेफ्ट हैंड से जाते हैं तो मैंने यहां पे बताया था कि हम इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 2x प्लस 10। और जब हम राइट हैंड से जाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, इसको यहां पर भी मेरा फंक्शन था 2x प्लस 10। यहां पर मेरी वैल्यू जो आई थी 19.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पर वैल्यू आई थी 20.0000 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या बोला था फाइनली, इन दोनों वैल्यूज को हमने बोला था कि ये लिमिटिंग वैल्यू है। इनको क्या बोला हमने, लिमिटिंग वैल्यू, नॉट एग्जैक्टली डेट वैल्यू। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे कंक्लूजन में। पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी ये कैसे अराइज होते हैं, देखना सुनना। सबसे पहले मैं 1/0 की बात करूं तो हम 1/0 को इंफिनिटी बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1/0 कभी भी इंफिनिटी नहीं होता। एक्चुअल में ये नॉट डिफाइन होता है या फिर अनडिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन या अनडिफाइन, यानी कि मैथमेटिकली ये डिफाइन नहीं है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक नंबर लाइन है, लेट्स से दिस इज माय नंबर लाइन। चलो कोई नहीं, थोड़ी टेढ़ी होगी। तो मेरे पास ये रहा नंबर लाइन पे 0। अब मैंने 0 के पास की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो मैंने कहा 0 के सबसे पास की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से 0 के सबसे पास की वैल्यू जो होगी वो 0 माइनस से शो होगी। और सिमिलरली मैं यहां पे बोल रहा हूं कि राइट हैंड साइड से भी जो भी 0 के सबसे पास की वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस। याद रखना मैं इक्वल नहीं बोल सकता क्योंकि सबसे पास की वैल्यू क्या है ये डिसाइड करना नामुमकिन है। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने क्या करा, एक बार 1 अपॉन में 0 माइनस करा। 0 माइनस का मतलब है 0 के सबसे पास की वैल्यू लेकिन नेगेटिव में। अब मैंने ये बताया था आपको सबसे पहले कि व्हेन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वेश्चन होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 के पास जा रहा है तो न्यूमरेटर जो होगा ना वो, यानी कि जो रिजल्ट होगा वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, नॉट न्यूमरेटर, एक्चुअली इसका रिजल्ट जो होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे हमारे पास 1 के नीचे बहुत छोटी वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ऊपर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ ऊपर एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। अरे यार इंफिनिटी क्यों नहीं अच्छा बन रहा, हाँ, और लेकिन वो क्या होगी, नेगेटिव में। सिमिलरली 1 अपॉन में 0 प्लस, इसका मतलब है 1 के नीचे जो है 0 के सबसे पास की वैल्यू लेकिन पॉजिटिव साइड। तो अगर 1 के नीचे सबसे छोटी वैल्यू, जितना भी सबसे छोटी वैल्यू होगी लेकिन वो पॉजिटिव होगी, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, ऊपर मेरे को एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी जिससे मैं लिखूंगा क्या, पॉजिटिव इंफिनिटी। आई होप आपको नेगेटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब क्लियर हो गया होगा कि कैसे आती है। आगे चलते हैं। तो रिवीजन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इंफिनिटी का मीनिंग क्या होता है। देन हमने ये देखा कि इक्वल टू एंड टेंस टू का मतलब क्या होता है। देन हमने ये देखा कि एग्जैक्ट वैल्यू एट इक्वल टू, हम इक्वल टू का हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू या सॉरी इक्वल टू को एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू एंड
अप्रोचिंग या फिर टेंड्स टू वैल्यू। ठीक है, फिर हमने यहां पे देखा फंक्शन वैल्यू एंड दूसरा था लिमिटिंग वैल्यू। जब हम 5 डालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जो हम डालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वैल्यू कहलाएगी, और जब हम यहाँ पे डालते हैं अप्रोचिंग या टेंड्स टू वैल्यू तो जो आंसर आएगा वो उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। इसके अलावा हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है एंड राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ठीक है, लिमिट को भी समझा हमने, और फाइनली माइनस इंफिनिटी एंड पॉजिटिव इंफिनिटी को भी समझा। तो अब बहुत सिंपल है, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि x टेंड्स टू लेट्स से 10, तो इसका मतलब हुआ 10 के पास की वैल्यू जितना पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, अब ये जो पॉसिबिलिटी है 10 के पास की वैल्यू, ये दोनों तरीके से आ सकती है, लेफ्ट हैंड से भी आ सकती है और राइट हैंड से भी आ सकती है, और इसी को हम बोलते हैं, जब भी हम किसी वैल्यू को पास जाते हैं इसे बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 10। ठीक है, यानी कि हम 10 के पास की वैल्यू ले रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली 10। ये दोनों तरफ से हो सकती है, नेगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से भी। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन इज कि हम ये जो लिमिट है जो हम समझ के आए, लिमिट यानी कि किसी फंक्शन के नॉट एग्जैक्टली दैट वैल्यू, उसके पास की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालना, ठीक है ना, लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है। तो अब ये पढ़ते क्यों है, हमारा ये क्वेश्चन रहा। तो लिमिट को हम पढ़ते हैं इसलिए, फिलहाल रीजन तो बहुत सारे हैं लेकिन मैथमेटिकली मैं आपको जो रीजन है वो ये है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अनडिफाइंड फंक्शन। जो भी फंक्शन अनडिफाइन होता है उसका नेचर समझने के लिए हम लिमिट को पढ़ते हैं। दूसरा, डिटरमाइन फाइंड वैल्यू ऑफ इनडिटरमाइन फंक्शन। जो भी इनडिटरमाइन फंक्शन होते हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यहां पे अगेन द सेम, ये वैल्यू जो होती है ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात ये है, यानी कि जो भी है लिमिटिंग वैल्यू का मतलब सिंपल अप्रोच की गई वैल्यू के साथ। तीसरा जो है हम यहां पे पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को समझने के लिए। एंड चौथा है बेसिस ऑफ डेरिवेटिव। जो भी डेरिवेटिव है, जो भी हम पढ़ेंगे उन सबका जो बेसिस है वो लिमिट ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अनडिफाइंड फॉर्म होती क्या है। जब भी कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें हम वैल्यू डालने पर ऊपर कांस्टेंट बन जाए और नीचे जीरो आ जाए, तो मैथ्स में उसे अनडिफाइंड बोला जाता है, यानी कि ये डिफाइंड ही नहीं है। नॉट डिफाइंड भी हम बोल देते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट द सिंपल रूल। ठीक है, अब आगे सुन चलते हैं कैसा है ये अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट, क्यों बोलते हैं इसको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर a को b से डिवाइड करूं, सपोज करूं रिजल्ट आता है c, तो इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू b इंटू में c। ठीक है, इसी लॉजिक के साथ मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने k मान ली, तो k को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट मैं ये कह रहा हूं मेरा x आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास हुआ k इज इक्वल टू एक्स इंटू में 0, या फिर मैं कहूं x को 0 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आएगा k। तो क्या आप बता सकते हैं x की ऐसी कोई भी वैल्यू जो 0 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट जो है ना वो k दे। आई होप
कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू x की जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर जीरो ही देगी, के कमी नहीं दे सकती। तो दिस दैट मीन्स कि यहां पे इस फॉर्म को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ऐसा कोई आंसर नहीं है और हम इसको नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। ये मैथमेटिकली रहा कि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता देता हूं। देखो, सपोज कर लो मेरे पास 12 मैंगो है। अब मैं ये 12 मैंगो जो है ना, मैं डिवाइड करता हूं 4 बच्चों में। तो 4 बच्चों में डिवाइड करता हूं, हाँ, सबको क्या मिलेंगे? 3-3 मैंगो मिलेंगे। अब मैं कह रहा हूं 12 मैंगो को मैं 3 बच्चों में डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे सब बच्चों को कितने मिलेंगे? 4-4 मैंगो मिलेंगे। 12 मैंगो को मैं 2 बच्चों में डिवाइड कर दूं तो सबको 6-6 मैंगो मिलेंगे। और 12 मैंगो को मैं एक बच्चे में डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेंगे? मतलब उस बच्चे को 12 मैंगो मिलेंगे। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन मैं अगर बात करूं 12 मैंगो को 0 बच्चे में डिवाइड कर दे, तो दैट मीन दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कि 12 मैंगो को 0 बच्चों में कैसे डिवाइड किया जाए, किसी भी बच्चे में कैसे डिवाइड किया जाए जो एग्जिस्टिंग नहीं करते। तो ये एक प्रैक्टिकल वे है थोड़ा समझने के लिए कि अनडिफाइंड क्यों बोला जाता है। अब जितने भी अनडिफाइंड फंक्शन होते हैं ना, उनकी वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो डिफाइन नहीं होती। फिर हम पढ़ते क्यों है इसको? हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो मुझे पता है इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम इसके आसपास क्या हो रहा है फंक्शन के, ये जान सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और नीचे आ गया x माइनस टू। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो होगा क्या? जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे देख भी सकते हो, ये रहा मेरे पास जो है 2 आ रहा है। मैं इस 2 के नियर बाय देख रहा हूं, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है फंक्शन की। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेच करके बना हुआ है। अब ये जो सिचुएशन होती है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो, तो असीमटॉट कहलाता है, यानी कि ये चलता जाएगा लेकिन कभी मिलेगा नहीं। आप ऐसी सिचुएशन बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये तो पता है कि 2 पर तो मेरे पास फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या मैं ये तो बता सकता हूं जैसे ही मैं थोड़ा सा 2 के बाहर गया, यानी कि 2 प्लस पर मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है? यानी कि 2 के प्लस में जाने पर मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसे आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करके बहुत दूर जाके ये वैल्यू जरूर मिल जाएगी। ये यहाँ पे जाके कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली मैं ये भी बता सकता हूं कि 2 से हल्का सा कम होने पर मेरे पास अगेन दूर जाके जाते कोई ना कोई जाके हमारे पास जो है ना वो वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक, तो बेसिकली 2 पर तो मेरे को पता है मेरा फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं 2 के आसपास फंक्शन कैसा है ये जान सकता हूं। इसी को कहते हैं फंक्शन के नेचर को समझना, यानी कि 2 के आसपास फंक्शन जो है वो कैसा है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं आगे। इनडिटरमाइंड फॉर्म, ऐसी फंक्शन जब मैं आपकी कोई वैल्यू रखूं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4x-2, अगर मैं इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू रख दूं तो रिजल्ट आ जाएगा 0/0। 0/0 जब रिजल्ट आता है तो अब समझो 0/0 को हम इनडिटरमाइंड फॉर्म क्या क्यों बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं उसी लॉजिक से चलता हूं। a/b क्या होता है? मेरा c। तो मैं कह रहा हूं a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? b इंटू सी के बराबर होनी चाहिए। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरे पास 0 को 0 से डिवाइड करके सपोज कर लो x आ जाता है, तो रिजल्ट ये बना कि x इंटू 0 यानी कि 0। अब मैं बोल रहा हूं कि x की कौन सी वैल्यू है जो 0 से मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट जो है ना अल्टीमेटली मुझे क्या मिले? 0 मिले। रिजल्ट जो है अल्टीमेटली मेरे को क्या मिले? 0 मिले। ऐसी x की कौन सी वैल्यू है? अब आप ध्यान से सोचो, x की यहां पे सारी वैल्यूज है, सारी। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि कोई भी वैल्यू, क्या एनी वैल्यू कैन बी आवर आंसर, कोई भी वैल्यू हमारा आंसर हो सकती है। ठीक है, इसी को कहते हैं इनडिटरमाइंड फॉर्म, यानी कि इन इसके बाद आया डिटरमाइन। हम डिटरमाइन करने की सिचुएशन में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन
हम जो है लिमिट का यूज करके, लिमिट का यूज का मतलब है हम 2 के नियर बाय जाकर हम यहां पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि यहां पर वैल्यू क्या होगी। यहां पे हमारे पास फायदा है इनडिटरमिनेट फॉर्म का, मतलब सॉल्व करने का, या फिर लिमिट का, जो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म की अल्टीमेटली वैल्यू दे देती है। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सबको ये समझ में आया होगा। तो दो चीजें हमारे पास क्लियर है, अनडिफाइंड फॉर्म क्लियर है और इनडिटरमाइंड फॉर्म क्लियर है। आगे चलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को समझने के लिए। कंटिन्यूटी को क्योंकि हमारे पास बाद में आएगा, हम ये सिंपल ये कह सकते हैं कि क्या आप जो है कोई भी कर्व बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं, लाइक दिस। ये क्या है, ये कर्व बनाया बिल्कुल कंटिन्यू है, लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे बात करूं एंड यहां से ये यू शेप हो गया, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या हो रही है, टूट रही है। ठीक है, जब इस टाइप के कोई भी सिचुएशन जहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी टूट जाती है, हम उसको बोलते हैं, मतलब कि यहां पे हम चेक करते हैं कि क्या फंक्शन वो कंटिन्यू क्यों है या कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू का मतलब कि क्या आप बिना पेन उठाए आप सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं या कहीं पर होल है। ठीक है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर, फिलहाल आपको एक मोटा मीनिंग देना था जो कि आपको क्लियर हो गया। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम कहना, जिसको मैं बताना चाहता हूं वो ये है, इंफिनिटी इज नॉट द लार्जेस्ट नंबर। सबसे शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि अगर हमारे को बहुत बड़ा नंबर है उसको हमने सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, क्या इसको हम सिंबल से दे सकते हैं, और वो सिंबल क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी। लेकिन वो सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है ना। नॉर्मली आप क्वेश्चन भी इसी तरीके से समझोगे कि बहुत बड़ा नंबर है, बट इन रियलिटी में आपको थोड़ा सा ही क्लियर करके चलो दिमाग में कि अगर सबसे बड़ा नंबर मुझे पता चल जाए इन्फिनिटी है, तो मैं उससे बड़ा नंबर लिख सकता हूं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबसे बड़ा नंबर जो है इन्फिनिटी है, तो उससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस वन, उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी है तो उसमें दो और, मतलब एक इन्फिनिटी और ऐड कर दो तो दो इन्फिनिटी हो जाएंगे, तो ये और बड़ा नंबर हो जाएगा। इस इन नंबर पे भी मैं एक और बड़ा नंबर लिख सकता हूं, जैसे ये हो गया टू इन्फिनिटी। इस नंबर पर भी एक और बड़ा नंबर लिख सकता हूं, प्लस वन। तो दैट मीन्स infinity is not a exact a big number, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है वो इन्फिनिटी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम हमेशा ये कहेंगे x डस इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं, x कभी भी इन्फिनिटी के बराबर नहीं है, यानी कि कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली जो है ना इन्फिनिटी नहीं हो सकती, यानी कि सबसे बड़ा नंबर नहीं हो सकती। जबकि हमेशा यह लिखा जाता है x टेंड्स टू अ इन्फिनिटी। क्या मतलब है, इट इज एन आइडिया ऑफ बीइंग अनबाउंडेड, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नंबर लगातार बढ़े जा रहा है, 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 उस आइडिया को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली एक आइडिया है इन्फिनिटी जो ये कहता है कि नंबर जो है या जो जो लगातार बढ़े जा रहा है, यानी कि कंटिन्यू इंक्रीजिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लगातार बढ़ने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जो है ना वो फैलते जा रहा है, धीरे 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 फैलते जा रहा है, तो उस सिचुएशन या प्रोसेस को हम ये बोलते हैं इन्फिनिटी। कि इन्फिनिटी एक जगह रुकने का नाम नहीं है बल्कि लगातार बढ़ने का नाम है। अब इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे समझाएं, तो सपोज कर लो हम यहां तक पहुंच गए, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही लास्ट है। हमारे पास कोई भी एक्सेस जो है वो लगातार बढ़े जा रहा है, 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 तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इंफिनिटी। तो इंफिनिटी नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज एन प्रोसेस
जहां पे एक नंबर लगातार बढ़े जा रहा है, और या फिर एक आइडिया जहां पे हम एक अनबाउंडेड शेड को हम बोलते हैं ये बढ़े जा रहा है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब अनडिफाइंड और इनडिटरमिनेट फॉर्म को और ज्यादा अंदर डिटेल में जाके समझते हैं विद द लॉजिक ऑफ अ लिमिट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं दो फंक्शन लेता हूं। ये फंक्शन है x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन, एंड मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूं, ये मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस में टू। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं इसमें वन पर वैल्यू देखूं तो फंक्शन की वन पर वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन जीरो, और यहां पर मैं कहूं कि एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे फंक्शन की टू पर जो वैल्यू आएगी मेरी, हाँ, फंक्शन की जो टू पर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी जीरो अपॉन में जीरो। यानी कि अगर मैं यहां से कहूं कि अगर ऊपर कोई भी कांस्टेंट बनता है और नीचे जीरो आता है, या फिर जीरो अपॉन जीरो आता है, तो ये दोनों ही फॉर्म जो है ये मैथ्स में नॉट डिफाइंड है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड है। और अगर मैं इसको और अच्छे से बोलूं तो मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग इसका कोई वैलिड, यूं लग रहा है, इसका कोई वैलिड आंसर नहीं है। तो अनडिफाइंड या फॉर्म जो होती है बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि चाहे कांस्टेंट अपॉन जीरो हो जाए या जीरो अपॉन जीरो हो जाए, उसे ही अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। दैट मीन्स कि मैथ्स के अंदर इसका कोई आंसर नहीं है। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, यहाँ पे जो भी बात हुई है वो हुई है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, यानी कि मैंने x की जो भी वैल्यू है, एग्जैक्ट का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, तो जो भी x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो डालने पर मैंने ये देखा कि एक फिगर कांस्टेंट अपॉन जीरो आ रही है और दूसरी फिगर जीरो अपॉन जीरो आ रही है। इसका मतलब जब भी सिचुएशन ऐसी आए तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, नॉट डिफाइंड फॉर्म है, मैथ्स के अंदर इसका कोई आंसर नहीं है। बट हमने क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है कि अब हम अप्रोच कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को। अप्रोच करने का मतलब है किसी वैल्यू के पास जाना, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। कितना पास जाना, हम बोल सकते हैं वेरी 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 नियर, जितना पॉसिबल हो, एज पॉसिबल। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन था x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन, तो एट x इज इक्वल टू वन पर इसने क्या दिया मेरे को, कांस्टेंट अपॉन में जीरो। और दूसरा मेरा फंक्शन था जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में x माइनस टू, तो डेट मीन्स यहाँ पे एट x इज इक्वल टू टू पर यहाँ पे मेरे को मिला जीरो अपॉन जीरो। तो मैं यहाँ पे अब क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे x को ना अप्रोच करूंगा, यानी कि मैं x को अप्रोच करने का मतलब x टेंड्स टू वन करूंगा, दैट मीन x के पास जाने की कोशिश करूंगा। अब x के पास हम दो तरीके से जा सकते हैं, एक है लेफ्ट हैंड तरीके से यानी कि वन माइनस, दूसरा है राइट हैंड साइड से यानी कि x टेंड्स टू वन प्लस। सिमिलरली यहां पर भी मैं 2 के पास जाने की कोशिश करूंगा, तो 2 के पास भी दो तरीके से जाया जा सकता है, x टेंड्स टू 2 माइनस और x टेंड्स टू 2 प्लस। तो अब लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा के हम समझते हैं कि इन दोनों फंक्शंस के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेते हैं जो कि है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। हुआ ये था कि जैसे ही मैंने इसके अंदर वन डाला, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ ये ऑफ, हाँ, फंक्शन की वैल्यू हो गई कांस्टेंट अपॉन में जीरो। तो मैंने कहा अब हम है ना, हम इसको अप्रोच करेंगे, वन के पास जाने की कोशिश करेंगे।
वन के पास जाने की कोशिश करने का मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से भी वन के पास जाएंगे और राइट हैंड साइड से भी वन के पास जाएंगे। हम कितना पास जाएंगे, जितना पॉसिबल है। तो वन के पास जाने का मतलब है मैं यहां पे एक है ना वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि ये होगी। एग्जैक्टली ये नहीं है वैसे भी, लेकिन मैं ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं कि लगभग लगभग ये वन के पास वाली है। तो मैं ये बोल देता हूं कि x की वैल्यू 0.9999, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। मैं ये मान लेता हूं कि जो वन के सबसे पास की वैल्यू है ना, वो यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। अब यहां पे मेरे को वन के पास की वैल्यू अगर मैं राइट हैंड साइड से बोलूं तो वो होगी 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने क्या करा, मैंने वन को पास जाने की कोशिश करी, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। कितना पास जा सकते हैं ये नहीं बता सकते, तो फिलहाल टेम्परेरी मैंने एक वैल्यू लिया आपको चीजों को समझाने के लिए। ये फिलहाल वन के बहुत पास की वैल्यू है। अब देखो डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू में से वन माइनस हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मैं भी माइनस क्या कर देता हूं, वन। यहां पर भी माइनस क्या कर देता हूं, वन। तो जैसे ही मैं वन माइनस करूंगा मेरे पास जो आंसर आएगा 0.00004567891 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, एंड यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास 0.0234567891 और ये भी आएगी मेरे पास लेकिन प्लस में। तो अगर मैं इस पर कहूं कि ये वन की सॉरी जीरो के बहुत ज्यादा पास है, और कहां से है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड से है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं जीरो माइनस। और सिमिलरली ये भी जीरो के बहुत ज्यादा पास है और कहां से है, राइट हैंड साइड से, तो मैं इसको लिख सकता हूं जीरो प्लस। अब ध्यान से देखना, मैंने x की वैल्यू जो है फिलहाल टेम्परेरी ये ली थी, ठीक है ना, और इसी को मैंने वन माइनस बोला था। तो न्यूमरेटर में क्या होगा हमारे पास, सॉरी, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा वन माइनस प्लस वन अपॉन में जीरो माइनस। वन माइनस प्लस वन अपॉन में जीरो माइनस में ऊपर वन माइनस है फिर उसके अंदर प्लस वन है। दैट मीन्स कि इसके मतलब ऊपर कोई ना कोई जो रिजल्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, ऊपर रिजल्ट कांस्टेंट होगा और नीचे क्या है, जीरो माइनस। ऐसी सिचुएशन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरा, माइनस इंफिनिटी। और यही बात मैं अगर यहां पे करूं तो न्यूमरेटर में क्या हुआ है मेरे पास, वन प्लस, सॉरी सॉरी ब्लैक से करते हैं, वन प्लस प्लस वन अपॉन में मेरे पास आया है जीरो प्लस। तो मेरे पास क्या होगा, ऊपर कोई ना कोई कांस्टेंट आया है, नीचे मेरे पास क्या आया है, जीरो प्लस। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो होगा पॉजिटिव इंफिनिटी। तो मैं क्या कर सकता हूं एनालाइज यहां पे अनडिफाइंड फॉर्म के लिए, कि अगर मेरे फंक्शन में कांस्टेंट अपॉन में जीरो बनता है तो रिजल्ट जो है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो हम जो है x की वैल्यू उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू की जगह हम उसके पास वाली वैल्यू डाल के देखेंगे। अब पास का मतलब c माइनस, और c पर लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो मैंने यहां पे, अच्छा ऑब्जर्व करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, हमारा आंसर जो है माइनस इंफिनिटी लेफ्ट हैंड साइड से आया है और प्लस इंफिनिटी राइट हैंड साइड से आया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे जो आपके आंसर जो होंगे ना वो क्या क्या बन सकते हैं आपके, जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपका रिजल्ट कांस्टेंट अपॉन जीरो है तो आपके आंसर प्लस इंफिनिटी हो सकते हैं, प्लस इंफिनिटी दोनों, या माइनस इंफिनिटी या माइनस या प्लस इंफिनिटी, या दोनों के दोनों माइनस इंफिनिटी हो सकते हैं। ये हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ये मेरे पॉसिबल आंसर होंगे। और ये डिपेंड करता है फंक्शन पर कि फंक्शन कैसा है। अब मेरे केस में जो रिजल्ट आया है वो ये आया है, ये वाला, ठीक है। तो डिपेंड फंक्शन टू फंक्शन, जैसा फंक्शन होगा वैसे रिजल्ट होगा, लेकिन ये बात तय है कि आपका रिजल्ट जो है ना इंफिनिटी आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं इन सबको ध्यान से देखूं तो ये जो रिजल्ट है ना, ये जितने भी रिजल्ट हैं ये फिक्स नेचर के हैं, ठीक है, यानी कि इंफिनिटी आएगा चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। इसी वजह से मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, दैट्स वाई वी डोंट नीड
currently further study on it। करंटली का मतलब जब तक हमारे पास फिलहाल इस सिचुएशन में जितना भी हम लिमिट पढ़ रहे हैं उस सिचुएशन में हमें अभी इसके ऊपर कुछ ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक हमारे को क्लियर हुआ कि अनडिफाइंड फॉर्म बेसिकली नॉन डिफाइंड फॉर्म ही होती है, लेकिन जब मैं लिमिट के कॉन्सेप्ट यूज करता हूं यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू जहां पे ये अनडिफाइंड है उसके पास जाने की कोशिश करता हूं, तो वहां पर जो नेचर है ना हमारे पास जो पॉसिबल आंसर है वो इंफिनिटी में आएगा। यही बात मैंने पहले भी डिस्कस करी थी कि जो जो हमारा नेचर है फंक्शन का वो माइनस इंफिनिटी या पॉजिटिव इंफिनिटी की तरह ही ट्रीट करता है या उन्हीं की तरफ जाता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं अपने उस फंक्शन पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने एक्स इक्वल टू 2 डाला मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 0 अपॉन 0। तो मैं अब यहां पे इसको अप्रोच करूंगा। कैसे अप्रोच करूंगा? सेम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो जब मैं इसको 2 माइनस के अप्रोच करूंगा तो मैं इसकी वैल्यू फिलहाल टेम्परेरी इतनी पास ले लेता हूं 2 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और राइट हैंड साइड से भी मैं इसकी वैल्यू बहुत पास ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही जाके ये समझाया जा सकता है। हालांकि ये भी 2 के सबसे पास वैल्यू नहीं है, जितने मर्जी आप 9 लगाते चले जाओ वही 2 के सबसे पास की वैल्यू होगी, और जितना मर्जी आप उसके अंदर 0 ऐड करते जाओ वही 2 के सबसे पास वैल्यू होगी। फिलहाल समझाने के लिए अब डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास फिर से -2, तो मैं क्या करता हूं इसमें से भी -2 कर देता हूं, इसमें से भी -2 कर देता हूं। पिछले वाले के रिजल्ट की तरह यहां पर मेरे पास इंपॉर्टेंटली जब ये माइनस होके आएगा, ठीक है ना, तो मेरे पास वही माइनस का आएगा तो ये 0 माइनस हो जाएगा और यहां पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा। यानी कि मेरे को डिनोमिनेटर में तो पता चल गया क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं, तो डिनोमिनेटर में पता चल गया तो मेरे पास एक बार आया 0 माइनस और दूसरी बार जो मेरे पास आया 0 प्लस। लेकिन अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो मैंने कहा मैं 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर हूं, यानी कि 2 माइनस को अप्रोच कर रहा हूं, तो मेरे पास ऊपर सिचुएशन बनेगी 2 माइनस का होल स्क्वायर माइनस में 4, और यहां पे सिचुएशन बनेगी 2 प्लस का होल स्क्वायर माइनस का 4। ये दो सिचुएशंस बनेंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इस सिचुएशन में बात करूं यहां पे, तो ऊपर प्लस का साइन था, ठीक है, तो 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, प्लस के साइन की वजह से ऊपर कोई ना कोई कांस्टेंट बनेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पे 2 बीच में जो साइन है वो माइनस का, आप ध्यान देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पर है, तो मैं नहीं कह सकता कि ऊपर कांस्टेंट ही बनेगा, मुझे नहीं आइडिया। तो इसलिए इस सिचुएशन में माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आंसर मैं नहीं लिख सकता जब तक मुझे पता ही नहीं है कि ऊपर कांस्टेंट बनेगा या नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई इस सिचुएशन में हम यहां पे एक क्वेश्चन पे अटक गए हैं कि मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम एट द एंड देंगे, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी फॉर्म जिसमें हम ऊपर से देख के आइडिया नहीं लगा सकते कि इसका आंसर क्या होगा, एंड जो आंसर वो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन लिए और सारे फंक्शन को एट x इज इक्वल टू 0 पे टेस्ट करा। तो मैंने कहा एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बन गया, 0 पे ये फंक्शन आया 0/0, यहां पर भी फंक्शन जो आया मेरे पास 0/0, और यहां पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0/0। ठीक है, अभी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसी मैंने एग्जैक्ट वैल्यू पुट करी, ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यू, ये सारे के सारे क्या हो गए 0/0। डेट मींस कि यहां पे फिर से बोलूं तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू मैंने डाली है। हमेशा याद रखना यहां पर अभी मैं सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू डाली है।
अब क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें पता है तो वन बाय वन फंक्शन को एनकाउंटर करते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा यहां पे मैंने एट एक्स इज इक्वल टू 0, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 0/0। अब मैं इसमें 0 के पास जाऊंगा, यानी कि 0 को अप्रोच करूंगा। अब 0 के पास दो तरीके से जाया जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी जाया जा सकता है और राइट हैंड साइड से भी जाया जा सकता है। 0 के पास अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाता हूं तो मेरी जो वैल्यू बनेगी, ठीक है, एंड 0 प्लस के लेफ्ट अगर राइट हैंड साइड से जाता हूं तो मेरी जो वैल्यू बनेगी वो यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, जो पहले आप एज्यूम कर रखे थे वही मान के चल सकते हो। बट फिलहाल अब सिचुएशन क्या है, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से बात करूं और यही बात हमारी राइट हैंड साइड से भी होगी, सेम बात। अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है कि एक फिगर लेफ्ट हैंड साइड से हो रही है, 0 बजाने की कोशिश कर रही है, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो रहा है, एक फिगर 0 जाने की कोशिश कर रही है। यानी कि अब यहां पे हमें दो चीजों को समझना है, पहला है रेस, दूसरा है स्पीड। ठीक है, फिलहाल राइट हैंड साइड के लिए मैं थोड़ा सा इसको यहां पे इधर कर देता हूं कि राइट हैंड साइड को हम यहां लिख लेंगे क्योंकि वी नीड सम स्पेस। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा है, जब मैं क्या हो मतलब बेसिकली जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो न्यूमरेटर भी क्या हो रहा है, कोशिश कर रहा है 0 जाने की तरफ, और डिनोमिनेटर भी कोशिश कर रहा है 0 जाने की तरफ। यानी कि एक रेस लगी हुई है, किसमें रेस लगी हुई है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, कि हम 0 की तरफ जा रहे हैं और हम 0 की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पे स्पीड का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन जल्दी 0 की तरफ जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम एक्स है, यानी कि जो स्पीड है हर बार क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये है कि कभी अगर मेरी वैल्यू 0.001 होती है ऊपर, तो नीचे भी वैल्यू मेरी 0.001 होगी, या मेरी वैल्यू अगर 0.000001 निकलती है तो नीचे भी मेरी वैल्यू 0.00001 निकलेगी। यानी कि हर बार इस स्पीड में क्या होगा कि जो वैल्यू ऊपर होगी वही वैल्यू नीचे होगी। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये ऊपर और नीचे जो है ये कट सकते हैं, और ऊपर और नीचे कटेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। एंड द सेम सिचुएशन ऑन द राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड से भी मेरी सिचुएशन सेम है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वही के जो हमने कॉन्सेप्ट यूज करा रेस एंड स्पीड का। तो यहां पर भी ऊपर और नीचे कटेगा तो आंसर यहां पर भी 1 आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से देखो या फिर राइट हैंड साइड से देखो। मैं इसको रेड में कर देता हूं क्योंकि आंसर मेरा रेड में ही है। आई होप आपको एक बात समझ में आई कि रेस और स्पीड के कॉन्सेप्ट से हमारा आंसर 1 कैसे बना। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अगेन द सिचुएशन इज सेम। जैसी मैं कहता हूं एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0/0। तो फंक्शन की वैल्यू 0/0 हो जाएगी। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि मैं इस फंक्शन को है ना 0 पे अप्रोच करूंगा, यानी कि 0 के पास जाऊंगा, और वही लेफ्ट हैंड साइड से और यहां पर हम राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं कि लेफ्ट साइड से क्या है। अब अगेन मेरे पास न्यूमरेटर भी कह रहा है कि मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, एंड डिनोमिनेटर भी कह रहा है मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि हम बस 0 की तरफ से जा रहे हैं। तो अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि अगर मैं 0.001 का, एक 0 और ले लेते हैं, इसका स्क्वायर लेता हूं तो रिजल्ट आ जाएगा 0.123456, एंड देन सॉरी लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यानी कि किसी भी बहुत छोटे नंबर का अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो वो रिजल्ट क्या होगा, मेरा और ज्यादा छोटा नंबर आएगा। यहां तक अगर आपको बात समझ में आई है तो हम इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। पहला है हमारे पास रेस, दूसरा है हमारे पास कॉन्सेप्ट स्पीड का। तो ध्यान से देखना, दोनों में रेस लगी हुई है, हम भी 0 की तरफ जा रहे हैं, ऊपर वाला भी कह रहा है मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, नीचे वाला भी कह रहा है मैं 0 की तरफ जा रहा हूं। लेकिन स्पीड की बात करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ठीक है रेस लगी हुई है, लेकिन स्पीड की बात करें तो न्यूमरेटर इस बार विन है। यानी कि न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा जल्दी 0 बनेगा। ज्यादा जल्दी 0 क्यों बनेगा, ऊपर मैंने यहां पे सिचुएशन समझाई कि जितना छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर उससे ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं
फिलहाल आपको टेम्परेरी समझाने के लिए कि अगर मेरे पास नीचे 2 जीरो आती हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे। या फिर अगर मेरे पास नीचे 5 जीरो आती है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी सिचुएशन में जो भी जीरो बनेगा ना, वो ये वाला नंबर जो है पहले जीरो बनेगा। और नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो ये नंबर हो, चाहे वो ये नंबर हो, या कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, हम उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो जीरो अपॉन कांस्टेंट मेरे को जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, जीरो देगा। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे हम जीरो माइनस। तो बेसिकली अब मैं यहां पे जो मेरा पॉसिबल आंसर है ना वो जीरो ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला जीरो की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एंड द सेम रिजल्ट वी एक्सेप्ट फ्रॉम अ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हो गया हमारे पास, राइट हैंड साइड में भी सेम ही है। हम जीरो के लिए जा रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं। रेस और स्पीड की बात करूं तो यहां पर भी न्यूमरेटर जो है ना वो स्क्वायर होने की वजह से जीत जाएगा। और यहां पर जो रिजल्ट आएगा मेरा, मैं इसको थोड़ा सा इस लाइन के थ्रू पार्शिएट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। हाँ, तो जो अब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि जीरो माइनस, हाँ सॉरी, यहाँ पे ऊपर वाला नंबर जो है वो अब ज्यादा स्पीड से जीरो बन रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो न्यूमरेटर है बेसिकली अब वो सेम कॉन्सेप्ट से वो जीरो बन के जल्दी जीरो बनेगा। नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक, तो ऊपर क्या है, ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो नंबर पहले जीरो बनेगा, और पहले जीरो बनेगा अपॉन में कांस्टेंट है तो रिजल्ट है वो जीरो ही बनेगा। और क्योंकि मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो इस फिगर को बोलते हैं हम जीरो प्लस। और दोनों का ही कॉमन जो वैल्यू बोली जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत ज्यादा जीरो के पास है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं फिलहाल इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं जीरो बोल सकता हूं। ये मेरा जीरो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये रेस और स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। सिचुएशन अगेन सेम। एट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो बाय जीरो। मैं यही कह रहा हूं अगेन कि मैं अब एक्स जीरो के पास, मतलब जीरो को अप्रोच करेगा, मैं जीरो के पास जाऊंगा। जीरो के पास जाने के लिए जीरो माइनस और जीरो प्लस, लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से जा सकता है। मैं पहले लेफ्ट को एक्सप्लेन करता हूं। तो लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऊपर वाली फिगर भी जीरो की तरफ जा रही है, नीचे वाली फिगर भी क्या है, जीरो की तरफ जा रही है। लेकिन ऊपर और नीचे में एक फर्क है, नीचे स्क्वायर लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पिछली स्लाइड में समझा चुका हूं कि यहाँ पे रेस और स्पीड, इसका बहुत बड़ा रोल है। दोनों क्या है, जीरो जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि रेस लगी हुई है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। लेकिन स्पीड की वजह से जो विन होगा वो होगा हमारा डिनोमिनेटर। कौन होगा हमारा विन, डिनोमिनेटर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में डिनोमिनेटर जो है ना हमारा जल्दी जीरो बनेगा। तो रिजल्ट ये आएगा कि ऊपर जो है ना आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, ये कांस्टेंट नंबर 1 2 3 नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा जीरो के पास होगा, बट कोई भी होगा तो नंबर ही। और नीचे वाला नंबर बहुत जल्दी जीरो के पास जाएगा, बहुत जल्दी। तो नीचे वाला नंबर जीरो जा रहा है, ऊपर वाला कांस्टेंट है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्ट जीरो बनेगा नहीं। तो कांस्टेंट अपॉन में जीरो माइनस, या हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर बहुत छोटा नंबर है तो ये फाइनली क्या बनता है मेरा, माइनस इंफिनिटी। और इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड में बात करूं तो राइट हैंड साइड में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि जीरो के ऊपर हम जा रहे हैं, जीरो के ऊपर जा रहे हैं तो नीचे स्क्वायर है, ऊपर हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट बन जाएगा। स्क्वायर होने वाली की वजह से ये नंबर बहुत जल्दी जीरो होगा, क्योंकि अब पॉजिटिव साइड से है, राइट हैंड साइड से, तो जो है जीरो प्लस होगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, प्लस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, इन दोनों को मैं कह सकता हूं ये मेरा पार्ट ऑफ आंसर है। हम फिलहाल इसको इंफिनिटी लिख सकते हैं एज अ शोकेस, कि हम अपना आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो अब यहां से हम ये समझते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में देखो हुआ क्या कि मैंने एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट
x इज इक्वल टू 0। जब मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली तो मेरा आंसर आया 0/0, यहां पर भी मेरा आंसर आया 0/0, यहां पर भी मेरा आंसर आया 0/0। लेकिन जब मैंने अप्रोच करा जीरो को, यहां पर भी मैंने अप्रोच करा और यहां पर भी मेरा अप्रोच करा, तो मेरा आंसर यहां पर बना 1, यहां पे बना 0 और यहां पे बना -∞ एंड +∞। -∞ +∞ बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। 0 -0 प्लस लगभग पास में होते हैं, उनको 0 कह सकते हैं। -∞ +∞ बहुत दूर दूर के नंबर है, तो इनको अलग से ही प्रेजेंट करना होता है। तो हमने ये देखा कि जब मैं तीनों ही सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, मैं इसको यहां से दिखाता हूं, तीनों ही सिचुएशन को जब मैं ऑब्जर्व करा, तीनों ही सिचुएशन जो है 0/0, 0/0 और 0/0 दे रही है। लेकिन जब लिमिटिंग कॉन्सेप्ट का यूज करा और मैं इसके अंदर घुसा तो पता चला कि आंसर मेरा 1, यहां पे 0 और यहां पे इंफिनिटी बन रहा है। यानी कि अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि आप जो है ना ऊपर से आइडिया नहीं लगा सकते कि रिजल्ट, दैट मीन्स कि आंसर क्या होगा। आप ऊपर से देख के नहीं बता सकते रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि सिचुएशन सब जीरो, जैसे हमने देखा सिचुएशन सब जीरो है, बट फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, इंफिनिटी भी आ रहा है, कुछ और भी आएगा आगे। तो ऊपर से हम आइडिया नहीं लगा सकते, लिमिट के कॉन्सेप्ट के बाद ही, लिमिट के कॉन्सेप्ट से ही हमें आंसर का आइडिया नहीं कह सकते, हमें आंसर मिलेगा। बेसिकली हमें आंसर मिलेगा। आई होप आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब समझ में आया। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि हम ऊपरी तौर पर देख के नहीं बता सकते कि आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि तीनों सिचुएशन जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई है 0/0, बट अंदर जाके देखा तो आंसर कुछ और निकल के आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट, यानी कि ऊपर से हम नहीं बता सकते, वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू। ठीक, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं हाईलाइट करना बात चाहूंगा, ये जो भी मैंने आंसर लिखा है हम आइडिया नहीं लगा सकते कि आंसर क्या होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे जितना भी मैंने स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये जितना भी है, इस स्टार मार्क के लिए मैं इंपॉर्टेंट नोट छोड़ के जा रहा हूँ। नोट ये कि ये जितना भी मैंने आंसर स्टार मार्क करा है, ये सारी की सारी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है ना। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में फर्क होता है, आप इस लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यहां तक मैं आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझा रहा था। ठीक, अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने ये चीज है ना यहाँ पे आपके लिए छोड़ दी थी कि यहां पर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अंदर जाके घुस के हमें इसका आंसर मिलेगा। हालांकि ये जो तरीका है हमारे को, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, हम जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे तो इतने मुश्किल मेथड नहीं होंगे, क्योंकि समझाने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। जब तरीके पर आएंगे तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो रिजल्ट ये आएगा, देखना। मैंने क्या करा, मैंने एक नंबर एज्यूम कर लिया x टेंड्स टू 1.999। तो इसमें से अब -2 करेंगे तो लगभग लगभग हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0001। लाइक मैंने एज्यूम करा है, जस्ट लाइक, क्योंकि लगातार हमारा नंबर क्या होगा, 2 के पास जाएगा। ठीक है, x टेंड्स टू 2 करा है, तो मैंने फिलहाल टेम्परेरी एज्यूम कर लिया। तो अगर ये नंबर मैं एज्यूम कर रहा हूं तो नीचे क्या आ रहा है, 0 माइनस, मतलब सॉरी माइनस में 0.111। न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से 4 माइनस करेंगे तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा ये। अब मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास ये फिगर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फिगर है। ऊपर और नीचे वाले फिगर को अगर मैं कंपेयर करूं तो न्यूमरेटर जो है ना, जो न्यूमरेटर है वो 4 टाइम्स है किसके, डिनोमिनेटर के। तो न्यूमरेटर इज 4 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं, सपोज कर लो ऊपर 8 है नीचे 2 है,
तो ऊपर वाली फिगर क्या है, नीचे वाली फिगर के क्या है, 4 टाइम्स है। तो हम 4 टाइम्स है तो इसका आंसर क्या लिख देते हैं, 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इसका होगा 4। ठीक, ये उस लॉजिक से है जिस लॉजिक पर हमने अपने इस सिचुएशन को छोड़ दिया था। कहां गया, अरे हाँ, इस सिचुएशन का आंसर है इस वे में है कि जहां पर हमने छोड़ दिया था कि अब करें क्या, 2 माइनस का मतलब क्या। तो यहां पे थोड़ी सी वैल्यूज लेके हमने चीजों को क्लियर करा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक तरीका और भी है, हमने कहा यार कि एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन जो है ना वो क्या है, 0/0 है। अब फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 पर 0/0 है, तो मैं कह रहा हूं कि हम 2 पर ना रह के 2 के पास चलते हैं। पास जाने के दो तरीके हैं, एक है लेफ्ट साइड से, एक है राइट साइड से। ठीक है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि दो में से हल्का सा कम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस एच, हल्का, जो हल्का सा कम है उसको मैंने क्या बोल दिया, h। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात है कि मैं यहां पे इस फंक्शन में क्या होगा, 2 माइनस, जहां जहां पे x है वहां पे 2 माइनस एच का स्क्वायर 4, और x की वैल्यू 2 माइनस एच, और मैंने क्या रखा माइनस में 2, ये मेरा 4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं व्हेन x टेंड्स टू 2 माइनस, जब x 2 माइनस को अप्रोच करेगा, यानी कि लगभग 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 लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, देन इंपॉर्टेंट चीज, देन h जो है ना वो किस तरफ बढ़ेगा, वो 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, या फिर वो 0 को ही अप्रोच करेगा। तो यानी कि मैंने जो वैल्यू रखी है इसमें h जो है ना वो क्या है, 0 की तरफ जा रहा है। यहां तक बात क्लियर। अब इसको थोड़ा सा खोलते हैं, तो देखो नीचे क्या है, ये -2 कट जाएगा, ऊपर जो मेरे पास सिचुएशन आ जाएगी ये आ जाएगी 4 प्लस एच का स्क्वायर माइनस में 4h माइनस का 4, नीचे मेरे पास माइनस का h आया, यहां से ये काटा, माइनस का h ऊपर से कॉमन लिया तो ये आ गया 4, मेरे पास 4 माइनस में h, नीचे भी मेरे पास क्या है h, h से h कट गया, तो मेरे पास रिजल्ट आया 4 माइनस में h। क्योंकि जो मेरा h है वो लगभग 0 को बनने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा जो आंसर आएगा ना ये 4 होएगा। और मैं पहले ही बता के चल रहा हूं ये 4 जो है ना एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये 4 जो है मेरा, ये जो है लिमिटिंग आंसर है, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक, अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, मेरे को बोला हुआ है x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी कि 2 से हल्का सा बड़ा। ठीक है, अब 2 से हल्का सा बड़ा इसका मतलब क्या है, मैंने इसको ले लिया h, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस एच, तो मेरे पास आ गया 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन में 2 प्लस एच माइनस में 2। अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम, जब x 2 के पास जाने की कोशिश करेगा उस सिचुएशन में जो मेरा h है वो लगभग लगभग 0 बन जाएगा, यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 कि h की वैल्यू लगभग लगभग 0 बनने के ऊपर रेडी है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, 2 का स्क्वायर हुआ 4, फिर ये हुआ h स्क्वायर माइनस में 4h माइनस 4 अपॉन में 2 प्लस h माइनस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 4 से 4 भी कट गया, h की वैल्यू मैंने कॉमन ली h माइनस में 4, एंड नीचे आया मेरे पास, सॉरी ये h ही है 4 नहीं है। ठीक है, तो h से h कट गया एंड 2 प्लस है ना, तो ये 4 होगा प्लस। हाँ, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, चाहे आप यहां से अप्रोच करो तो भी आंसर मेरा 4 है, यहां से भी अप्रोच करो तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस सिचुएशन का आंसर जो है वो 4 होगा। एंड अगेन ये लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेमैन में
पूरे लिमिट के चैप्टर में लिमिटिंग वैल्यू को ही हम आंसर बोल देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट की बात कभी भी नहीं होती। वहां पे फंक्शन नॉर्मली अनडिफाइंड या नॉन डिफाइंड मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। काफी टेक्निकल थी, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च के साथ और बहुत ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्चुअली ये बात थी लिमिट को समझने के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द हम अपने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के साथ। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही।